वेलकम मेरे बच्चों अपने YouTube चैनल हिंदी बोधशिला पर। मेरे बच्चों, ये सभी परीक्षाओं के मद्देनज़र ये क्लास चल रही है और सभी परीक्षाओं में 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 99 प्लस की गारंटी के साथ विषय का विवरण हम आपको प्रस्तुत करके देंगे। हिंदी के इस विषय प्रवाह में हम लोग समास को लेके चल रहे हैं, जिसमें समास की भूमिका, उसकी उपयोगिता, उसके आधारित प्रश्न पहले वीडियो में हो चुका है। दूसरे वीडियो में हम लोग अव्ययी भाव समास का सविस्तार वर्णन किए। अव्ययी भाव क्या है, अव्ययी के साथ भाव शब्द क्यों लगा है, बने हुए पद अव्यय कैसे होते हैं, इस सब विषय पर हुआ। उसमें दोनों ही विधाओं का हम लोगों ने प्रयोग किया था कि अव्यय प्लस संज्ञा और संज्ञा प्लस अव्यय, दोनों में कि अगर पूर्व पद में अव्यय है, उत्तर पद में संज्ञा है, ये कौन सा विधान है, कैसे बनता है, और पूर्व पद में संज्ञा है और उत्तर पद में अव्यय है। केवल इतने से ही अव्ययी भाव समास मत समझिएगा कि जहां पूर्व पद में अव्यय होगा वो अव्ययी भाव समास है, नहीं। उत्तर पद में भी अव्यय आ सकता है, पूर्व पद में संज्ञा आ सकती है, नाम धातु आ सकता है, ठीक है। दूसरी चीज कि पूर्व पद में अव्यय ही है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो अव्ययी भाव समास बना रहा हो, क्योंकि यदि पूर्व पद का अव्यय उत्तर पद के नाम धातु का विशेषण बन गया तो कर्मधारय भी बना देगा। इन सारी सावधानियों पर हम लोग कल वाले वीडियो में बखूबी चर्चा किए थे। हाँ, एक चीज छूट गया था जो हमने आप लोगों से बताया था कि प्रत्येक समास का सामासिक शब्द बहुव्रीहि में जा सकता है। कब? जब वो किसी अन्य संज्ञा का पर्यायवाची बन जाए। तो दो तीन शब्द थे अव्ययी भाव का जो कल भूल गया था, जैसे हमने यहां लिखा अजन्मा या अजात शत्रु। ये अगर आए तो इन्हें आप बहुव्रीहि समास मानिएगा, क्योंकि अजन्मा ब्रह्म का पर्याय है और अजात शत्रु एक राजा का नाम है, उपाधि है। तो ये अव्ययी भाव समास से कहां चला जाएगा? बहुव्रीहि में। आज हम लोगों का विषय है कर्मधारय। ठीक मेरे बच्चों, आज का विषय क्या है? कर्मधारय। इस कर्मधारय का सूत्र क्या है, इसे आप नोट कर लो। कर्मधारय का सूत्र विशेषण विशेष्य कर्मधारय विशेषण विशेष्य कर्मधारय। अर्थात जहां एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा हो वहां क्या होगा? कर्मधारय। जिस समास का एक पद दूसरे पद की विशेषता बताए,
वहां क्या होगा, कर्मधारय होगा। ये ध्यान दीजिएगा, विशेषण विशेष कर्मधारय। जब एक पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा तो कर्मधारय होगा। ठीक बच्चों, अब यहां पर एक पद दूसरे पद की स्थिति जो बनेगी, तो अब आप देखिएगा इसके दो रूप बनेंगे। इसके दो रूप बनेंगे। कौन कौन से रूप बनेंगे? नंबर एक, यदि विशेषण प्लस विशेष्य है, एक रूप ये बनेगा, विशेषण प्लस विशेष। जैसे हमने यहां लिखा नील, यहां लिखा कमल। विशेषण क्या है? नीला। विशेष्य क्या है? कमल। ठीक है। दूसरा क्या होगा? विशेष्य प्लस विशेषण। जिसमें पूर्व पद विशेष्य होगा और उत्तर पद क्या होगा? विशेषण होगा। जैसे शरण कमल। ठीक है। अब यहां पर दो कंडीशन आ रहे हैं कर्मधारय का। उसका यह होगा विशेषण विशेष कर्मधारय। एक पद दूसरे पद की विशेषता अगर बता रहा हो तो कर्मधारय हो जाएगा। अब ये जो दोनों विधा बने हैं, इस दोनों विधा में हम ये कह सकते हैं ये उपमा रूप है और ये रूपक रूप है। यहां पर क्या होगा? यहां पर के समान और यहां पर क्या होगा? वही। यानी इसमें भेद होगा, इसमें भेद नहीं होगा। इनका विशेषण पहले होगा, इनमें विशेष्य पहले होगा। ठीक है। इनमें विशेषण पहले होगा, इनमें विशेष्य पहले होगा। ये रूप चलेगा। इसको ध्यान दीजिएगा आप यहां पे। अब आइए जो मूल चीज है जिसको हम लोगों को जानना अनिवार्य है। इसमें तमाम आपके पास, देखिए बच्चों मैं आपको बताऊं, शब्द का संग्रह करने के लिए आपके पास तमाम किताबें, तमाम गाइड्स, तमाम नोट्स, तमाम नेट पेट आदि विद्यमान है। हम उस पर समय नहीं लगा रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि मैं आपको कंसेप्ट दूं। शब्दों का संग्रह तो आप स्वयं कर लेंगे। ठीक है ना? तो आप शब्द के पीछे मत भागो। उदाहरण हमने दे दिया, अब इसके साथ आप तमाम बना लीजिएगा। ये सवाल बहुत कम पूछता है, बहुत रेयर पूछता है। आपकी जानकारी के लिए मैंने ये दे दिया हूं कि कर्मधारय का कोई जरूरी नहीं है कि पूर्व पद ही विशेषण हो। कर्मधारय का उत्तर पद भी विशेषण होता है। जब उत्तर पद विशेषण बनता है तो वह रूपक का रूप लेता है। अलंकार पढ़े होंगे आप। और जब पूर्व पद में विशेषण आ जाता है तो वो उपमा का रूप हो जाता है। ठीक है ना? यानी उपमा प्रधान कर्मधारय या रूपक प्रधान कर्मधारय, दो रूप में आ जाएंगे। कब आएंगे? ये दोनों स्थिति देख लो। अब जो मेन चीज है जिसको हम लोगों को जानना है वो क्या है बच्चों? उसको आप देखिए। मैं इसे मिटा रहा हूं, अगर आपको आवश्यकता हो तो आप उतार सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, याद रखिएगा मेरे छात्रों कि कर्मधारय और द्विगु दो समास ऐसे हैं जो बहुतायत में बहुव्रीहि बन जाते हैं। जो बहुतायत में
बहुव्रीहि बनते हैं। इसलिए मैं यहां पर कर्मधारय और बहुव्रीहि का निदान करते हुए कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसे भी मैं मिटा रहा हूं, इसे गौर से आप देखिएगा। एक कर्मधारय है, क्या है, कैसे है, क्या परिभाषा है, क्या लक्षण है। लक्षण के दो लक्षण इसमें आए, उपमा प्रधान, रूपक प्रधान। उपमा प्रधान कब होगा? जब विशेषण पहले विशेष्य बाद में होगा। रूपक प्रधान कब होगा? जब विशेष्य पहले और विशेषण बाद में होगा। ये दोनों ही चले जाएंगे कहां? बहुव्रीहि में। अब हम आपको, ये तो कर्मधारय है ही है, हम यहां पर फिर से लिख रहे हैं कर्मधारय, और यहां लिख रहा हूं मैं बहुव्रीहि। ध्यान देना मित्र, मैंने सबसे पहले यहां लिखा नील कमल। क्या हो जाएगा बेटा? नील कमल। अब ध्यान से देखिए कि ये नील कमल किसी की पर्यायवाची है क्या? नहीं, तो ये कहां रहेगा? कर्मधारय में। और अगर हमने लिख दिया नील कंठ, अब ये देखिए कि अगर हम इसको नीलकंठ कह रहे हैं और ये बन गया आपका नीलकंठ, ये नीलकंठ पर्यायवाची बन गया किसका? किसका पर्यायवाची बन गया? शिव का। अतः अब ये शब्द, ये नीलकंठ कहां चला? देखिए इसमें भी विशेषण और विशेष्य है, पूर्व पद विशेषण है, उत्तर पद विशेष्य है। यहां पर भी पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष है, लेकिन ये कर्मधारय में ही रह गया और ये बहुव्रीहि में चला गया। कारण कि कर्मधारय का पद पर्यायवाची बनते ही बहुव्रीहि में चला जाता है। हमने यहां लिखा, अब एक एक शब्द ही लिखूंगा मैं। अब यहां लिख रहा हूं लंब पथ, लंब प्लस पथ। ये देखिए किसी की पर्यायवाची है? नहीं। ये विशेषण विशेष्य है जी, क्योंकि पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष्य है, तो विशेषण विशेष्य कर्मधारय, अतः यह कर्मधारय है। लेकिन यह कर्मधारय का किसी भी संज्ञा का पर्यायवाची उपाधि, नाम या निहित नहीं है, इस नाते यह कर्मधारय में भी है। और अगर इसी शब्द के स्थान पर मैं यहां पर लिख दूं लंबोदर, यानी लंब प्लस उदर, उदर माने पेट, लंब माने लंबा, तो ये लक्षण है, ये विशेषण बन गया है ना। और गणेश नाम के पर्यायवाची का, गणेश नाम की संज्ञा का पर्यायवाची बन गया। देखिए है या नहीं? अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं कलमधर, तो देखिए कलमधर, कलम को धारण करने वाला, ये क्या है? कर्मधारय है। ठीक है, कलम को धारण, को किसका है? को परसर्ग किस विभक्ति का है? द्वितीया विभक्ति यानी कर्म कारक का है। तो को कलम धर, कलम को धारण करने वाला, तो अपने आप में को यहां पर स्पष्ट दिख रहा है, अतः क्या हो गया? कर्मधारय, कर्म को धारण कर रहा है यहां पर ये। और इसी कलमधर की जगह मैं यहां पर अगर लिखूं
गिरिधर, मुरलीधर, श्रीधर, जटाधर। अब देखिए यहां सारे के सारे धर हैं और वही प्रक्रिया यहां पर भी है और यही प्रक्रिया यहां पर भी है, लेकिन इस प्रक्रिया में पर्यायवाची नहीं बन रहा है और इस प्रक्रिया में पर्यायवाची बन रहा है। अतः ये कर्मधारय के पद कहां चले जाएंगे? बहुव्रीहि में। जैसे आप देखिए गिरिधर यानी कृष्ण, गिरिधर माने कौन है? वह कृष्ण, ये कृष्ण की पर्यायवाची है। मुरलीधर ये भी कृष्ण की ही पर्यायवाची है। श्रीधर ये विष्णु की पर्यायवाची है। जटाधर ये शिव की पर्यायवाची है। तो ये पद स्पष्ट रूप से कर्मधारय के हैं लेकिन पर्यायवाची बन गए हैं, इसलिए ये कहां चले जाएंगे? बहुव्रीहि में। यानी कोई भी पद रूढ़ बनते ही ये यौगिक पद हैं, ये रूढ़ पद हैं, ऐसे भी जान लो आप। इनको हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। ये सारे के सारे क्या हैं? रूढ़ यौगिक। अब रूढ़ यौगिक क्या हुआ? रूढ़ यौगिक का ही मतलब हुआ कि यदि किसी संज्ञा का लक्षण, विशेषण, उपाधि बन जा रहा है तो पर्यायवाची बनेगा। इस सारे के सारे क्या बन गए? पर्यायवाची बन गए। क्लियर हुआ मित्रों? किसी भी समास का पद जब किसी अन्य संज्ञा का पर्यायवाची बन जाएगा तो वो अपने समास से निकलकर बहुव्रीहि समास में माना जाएगा। ठीक। अब यहां पर आप सारा का सारा जितना भी आपके पास शब्द होंगे उनका आप संग्रह करते चले जाइए। उनमें गौर कीजिए कि ये किसी की पर्यायवाची तो नहीं न हो रहा है। अगर पर्यायवाची, जैसे मान लो यहां पर मैं लिख दिया वीणाधर या वीणाधारणी, तो कौन हो जाएगा? सरस्वती। वीणा को कौन धारण करता है? वीणा को लगते ही कर्मधारय है लेकिन पर्यायवाची है, अतः बहुव्रीहि है। गंगाधर क्या हो गया? जटाधर, चंद्रधर। क्लियर हो रहा? अब यहां सवाल कर सकते हैं कि सर गिरिधर जो है ये कृष्ण ही क्यों? गिरि को तो धारण करने वाले हनुमान भी थे, गिरि को धारण करने वाला रावण भी था और गिरि को धारण कृष्ण भी किए, तो इन तीनों में से कृष्ण को ही क्यों माना जाता है? क्योंकि जिसकी उपाधि होगी, अब जैसे मान लो मैंने यहां पर लिख दिया धनुर्धर, धनुर्धर या गदाधर, ठीक है। अब ये धनुर्धर किसके लिए कहा जाता है? अर्जुन के लिए। धनुर्धर माने अर्जुन। अब महाभारत तो आप लोग देखे होंगे सीरियल में, हर योद्धा धनुष से लड़ रहा है, तो सभी धनुर्धर हैं या नहीं? सभी धनुर्धर हैं, लेकिन ये उपाधि किसको दी गई? सवाल यहां आता है कि धनुर्धर की उपाधि किसकी है? तो धनुर्धर की उपाधि अर्जुन की है, अतः धनुर्धर अर्जुन का पर्यायवाची होगा, और जिसका उपाधि नहीं बनेगी वो उसकी पर्यायवाची नहीं बन सकता। उसी तरह से गदाधर
भीम के भी पास गधा था, हनुमान के भी पास गधा था, दुर्योधन के भी पास गधा था, पर गदाधर किसके लिए हो गया? ये उपाधि भीम के लिए हुई। क्योंकि ये उनकी उपाधि है। अब आया चंद्रधर, तो चंद्रधर उपाधि नहीं है, लक्षण है। जटाधर उपाधि नहीं है, लक्षण है। ठीक है ना? और अगर रणछोड़ बोलूंगा तो ये उपाधि है, ये लक्षण नहीं है। रण को छोड़ने वाला ये उपाधि है। पीतांबर ये लक्षण है, उपाधि नहीं है। तो जब उपाधि, लक्षण या विशेषण कोई भी पद किसी भी समास का बनेगा तो बहुव्रीहि में जाएगा। ठीक बच्चों, इसको गौर कीजिएगा। बहुव्रीहि और कर्मधारय शब्द संग्रह आपके पास होगा, हम उसमें आपका समय नहीं लगाना चाहते। हम यहाँ 150 कर्मधारय लिख डालें या 150 बहुव्रीहि लिख जाए, उससे मतलब क्या है? वो तो आपके पास किताब में प्रिंटेड है। उसको जानने की तकनीक देना मेरा धर्म है, सो मैं दे रहा हूं बाबू। कर्मधारय क्या? जो कर्म को धारण करे। सीधी से उसका व्याख्या करके देख लो, उसमें को आ रहा है, आएगा तो कर्मधारय। भाई कर्ता ने कर्म को करण से ये पढ़ाया हूं, कारक अभी शायद नहीं पढ़ाया हूं। ठीक है, तो इतना तो पढ़े हैं ना आप कि कर्ता का चिन्ह क्या है? नहीं। कर्म का चिन्ह क्या है? को। तो जो कर्म को धारण कर ले वही तो कर्मधारय होगा। क्लियर? इसके दो विधाएं हैं। विशेषण विशेष के स्थिति में दो विधाएं हैं। पूर्व पद में विशेषण, उत्तर पद में विशेष। उपमा का रूपक, अरे उपमा रूप। अब पूर्व पद में विशेष है, उत्तर पद में विशेषण, ये रूपक का रूप है। दोनों रूप में आपके सामने आएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। और फिर कर्मधारय के जो पद हैं वो बहुव्रीहि में चले जाते हैं अधिकतर। इस नाते कब जाते हैं? जब कर्मधारय के शब्द किसी संज्ञा का पर्यायवाची, विशेषण, लक्षण या उपाधि होते हैं। अब शब्दों का संग्रह कर लेना, उनको छांट के अलग कर लेना, ये आपका विषय। अगर कोई शब्द आपसे क्लियर नहीं हो रहा है तो उसके लिए मैं विद्यमान हूं। ठीक बच्चों, आज की यहीं पर क्लास समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से अपना रिजल्ट लाएंगे, क्योंकि आरओ के परीक्षा में कुछ बच्चे हमारे पास 22-23 के आसपास आए थे। अच्छा लगा, वो खुश हैं तो मैं खुश हूँ, क्योंकि हमारा अस्तित्व किससे है? छात्रों से। कुछ बच्चे तो 58 तक कवर करके आए। मिनिमम 55 और 54 तक थे मिनिमम, इससे ऊपर ही सारे बच्चे मेरे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अदर जो भी परीक्षा में बैठें उसमें भी इसी तरह से आपको सफलता मिले। धन्यवाद बच्चों।